गुड इवनिंग। मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज व्यवस्था के 20 महत्वपूर्ण सवालों का एक सेट डिस्कशन करेंगे जो आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक एवं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग भी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी लाभ उठा सकें। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। देखेंगे स्थानीय सरकार जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसे आम बोलचाल में पंचायती राज कहते हैं, कह रहा है त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है। देखेंगे ऑप्शन ए है ग्राम समिति, ऑप्शन बी है जिला परिषद, ऑप्शन सी है पंचायत समिति, ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे स्थानीय सरकार में कौन शामिल नहीं है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा ग्राम समिति। देखेंगे भारत में बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो 3 स्तर कौन है? तो देखेंगे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जिसके हेड मुखिया होते हैं, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति जिसके प्रमुख हेड होते हैं प्रमुख, प्रखंड प्रमुख, और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद जिसके हेड चेयरमैन होते हैं। देखेंगे तो इसमें ग्राम समिति नहीं है, जिला परिषद जिला स्तर पर है, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, और ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर है। देखेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला के बगदड़ी गांव से शुरुआत हुआ था। ध्यान रखेंगे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला के बगदड़ी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया था। देखेंगे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था। और बलवंत राय मेहता समिति के ही सिफारिश पर जो है 1959 में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होता है। आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का दूसरा नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू इक्वालिटी का वर्णन है? तो देखेंगे ऑप्शन है अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18। तो आप लोग भी बताएंगे राइट टू इक्वालिटी समानता के अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 जिसमें जो है समानता के अधिकार का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 23-24 इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। देखेंगे 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखेंगे अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है।
देखेंगे भारत के संविधान में, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 3 नंबर सवाल कहता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? देखेंगे ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22। तो आप लोग भी बताएंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने मन के अनुसार उस धर्म को पालन कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन करने का भी अधिकार है, लेकिन किसी के दबाव में आकर नहीं और किसी अन्य धर्म के लाभ लेने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। देखेंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में 2 बातें कहा गया है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण। देखेंगे इसमें 2 बातें कहा गया अनुच्छेद 14 में, विधि मतलब कानून, विधि यानी कानून के समक्ष समानता, यानी कानून से मिलने वाला वह लाभ जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखेंगे यह बात जो है यूके से लिया गया है, और विधि के समक्ष संरक्षण यह बातें यूएसए से लिया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 4 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है? ऑप्शन ए है फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी है को फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी है एसोसिएशन ऑफ स्टेट और ऑप्शन डी है यूनियन ऑफ स्टेट। तो आप लोग भी जवाब देंगे भारत के संविधान में भारत को किस रूप से परिभाषित किया गया है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी यूनियन ऑफ स्टेट। देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 1, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत, यानी जो भारत है वही इंडिया है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ है। देखेंगे यह आपका आंसर हो जाएगा डी। देखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर जो है इसका गठन करता है। तो अनुच्छेद 1 और अनुसूची प्रथम में भी इसका उल्लेख किया गया है। आइए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो आप लोग भी बताएंगे केंद्र और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंध का वर्णन है और इसमें शक्ति का बंटवारा किया गया है, और इसमें 3 लिस्ट का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची
राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 लिस्ट के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। देखेंगे संघ सूची, जिसमें वर्तमान में 97 और काउंटिंग के 100 विषय हैं, गणना के 100 विषय हैं, जिस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। राज्य सूची, जिसमें वर्तमान में 61 है, और समवर्ती सूची, जिसमें वर्तमान में 52 सब्जेक्ट है। देखेंगे राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। लेकिन जब एक ही सब्जेक्ट पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, उस स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी माना जाता है। तो देखेंगे 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच संबंध का वर्णन किया गया है। देखेंगे 6ठी अनुसूची, देखेंगे 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है, और इसमें पूर्वोत्तर राज्य के ATMM 4 राज्यों का वर्णन है जो अनुसूचित जनजाति वाले राज्य हैं। कौन कौन राज्य है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो देखेंगे 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है, और किन जनजातीय क्षेत्र, किन राज्यों का वर्णन है? इसमें 4 राज्य का वर्णन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य का वर्णन है। देखेंगे 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। देखेंगे मूल संविधान में 8 अनुसूची का वर्णन था, और 8वीं अनुसूची में 14 भाषा का वर्णन था। लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या 22 है। देखेंगे 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया, और 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून को शामिल किया गया। एंटी डिफेक्शन कानून को, यानी भारत में राजनीतिक स्थिरता को कायम करने के लिए, भारत में राजनीतिक स्थिरता को कायम रखने के लिए 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में शामिल किया गया, और इसका सब्जेक्ट क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 6ठा नंबर सवाल है, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? ऑप्शन है 21 का ए, ऑप्शन बी है 20 का ए, ऑप्शन सी है 39 का ए, ऑप्शन सी है 56। तो देखेंगे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया। देखेंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। देखेंगे शिक्षा के जो अधिकार है, इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 में, जो पहले आर्टिकल 45 में वर्णित था। देखेंगे आर्टिकल 20 का ए, देखेंगे इसमें बोला गया है, अनुच्छेद 20 का ए में कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। देखेंगे अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 20 का ये कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस समय के प्रचलित कानून के अनुसार ही किसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, नया कानून बनाकर उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, जिसका वर्णन आर्टिकल 20 के ए में है। देखेंगे 39 का ए, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का वर्णन है, विधि सहायता का वर्णन है।
देखेंगे वैसे लोग जो समाज के वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। देखेंगे आर्टिकल 56, देखेंगे आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पदावधि यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आज का अगला सवाल है 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है महिला आरक्षण, ऑप्शन बी है आर्थिक आरक्षण, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार और ऑप्शन डी है शोषण के खिलाफ अधिकार। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक आरक्षण। देखेंगे 124वें संविधान संशोधन विधेयक, 124वें संविधान संशोधन विधेयक और 103वां अधिनियम 2019 के द्वारा आर्टिकल 16 का खंड 6 जोड़ा गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस आर्थिक आरक्षण यानी समान वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया। साथ ही साथ आर्टिकल 15 का 6 भी जोड़ा गया, जिसमें सरकारी कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में भी ईडब्ल्यूएस को नामांकन में भी 10% आरक्षण दिया गया। नामांकन यहाँ पर याद रखेंगे, नामांकन में भी उन्हें 10% आरक्षण दिया गया। तो नामांकन में आरक्षण दिया गया आर्टिकल 15 का खंड 6 और नौकरी में आरक्षण दिया गया आर्टिकल 16 का खंड 6 में। ठीक है, आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे धारा 19 के तहत ग्रांटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, अर्थात अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिए गए हैं स्वचालित जो है निलंबित हो जाते हैं। किस परिस्थिति में? तो देखेंगे अनुच्छेद 352 जब लागू हो, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354 और अनुच्छेद 351। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। देखेंगे अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की वर्णन है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो 3 तरह से लगता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। देखेंगे पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, पहले आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। तो देखेंगे अनुच्छेद 352 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन जब देश में नेशनल इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के द्वारा लगता है तो अनुच्छेद 19, 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो आपका आंसर होगा 352। जब अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा लगता है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित सारे स्वतंत्रता के अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधि और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया? देखेंगे 26वें संविधान संशोधन, 27वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन। तो देखेंगे 26वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत में देशी रियासत थे उनको जो उपाधि और उन्हें जो विशेषाधिकार दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया था। यानी जो देशी रियासत है जो उन्हें प्रीवी पर्स
का जो अधिकार था, यानी भारत में देशी रियासत को जो प्रिवी पर्स का जो अधिकार दिया गया था, 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में इसको समाप्त कर दिया गया। देखेंगे 24वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में संसद ने पारित किया कि संसद को अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के तहत सिर्फ विधि बनाने का ही अधिकार नहीं है, संविधान के किसी भी आर्टिकल में संशोधन करने का अधिकार है। देखेंगे 27वें संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया था। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेवारियों का वर्णन करता है? मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के जिम्मेवारियों का वर्णन कौन सा आर्टिकल करता है? तो देखेंगे अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 81। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74। देखेंगे आर्टिकल 74 में मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का वर्णन किया गया है और उनके जिम्मेदारियों और उनके भूमिकाओं का वर्णन आर्टिकल 74 में किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 54, इसमें राष्ट्रपति के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज का वर्णन है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकता है। देखेंगे अनुच्छेद 62, देखेंगे अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की स्थिति में किसी कारणवश राष्ट्रपति का निधन हो जाए, राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए जो प्रावधान है उसका वर्णन आर्टिकल 62 में है। देखेंगे अनुच्छेद 81, इस अनुच्छेद 81 में लोकसभा के संरचना का वर्णन किया गया है। लोकसभा के संरचना का वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? देखेंगे आर्टिकल 21 में भी जीवन जीने की स्वतंत्रता में भी कहा गया है कि किसी भी महिला के उसके सहमति के बिना आप गर्भपात नहीं करा सकते, और कहा गया है कि अगर आईपीसी की धारा में कहा गया है कि किसी भी महिला के उसके इच्छा के विरुद्ध अगर गर्भपात कराते हैं तो वह अपराध होगा, जिसका वर्णन धारा 313 में किया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं को अधिकार देता है। अनुचित व्यापार, तो देखेंगे इसका ऑप्शन है दंड, सहानुभूति, चोट, निवारण। तो इसका आंसर हो जाएगा निवारण। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने का अधिकार कहलाता है। रोकने की बात कर रहा है, किसी पार्टी हो, व्यक्ति हो या किसी व्यक्ति के निश्चय या कानून को रोकने का अधिकार क्या कहलाता है? प्राधिकरण, मतदान, वीटो, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा वीटो। वीटो का मतलब होता है पूर्ण निषेधाज्ञा, यानी पूरा रूप से पूर्ण से रोक देना। आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 72। तो देखेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान के शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 में किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 78 में कहा गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखेंगे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989
55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 84वां संविधान संशोधन 2002। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। देखेंगे 55वां संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को देश का 24वां राज्य बनाया गया। देखेंगे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया, संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। देखेंगे 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विधानसभा और लोकसभा के सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। आइए आज के 16 नंबर सवाल को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया, यानी किस देश के संविधान से अपनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को किस देश से अपनाया गया है। ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान, यूएस संविधान, स्विस संविधान। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आयरिश संविधान से लिया गया है। देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे आयरिश संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल भी लिया गया है। देखेंगे यूएसए से मौलिक अधिकार प्रस्तावना, राष्ट्रपति का पद, प्रेसिडेंट का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद, ये सब जो है यूएसए से लिया गया। आइए आज के 17 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान और प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में उल्लेख करता है। देखेंगे अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 371 का ये। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 371 में अरुणाचल प्रदेश का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 369 में अस्थायी और कुछ विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 371 है। देखेंगे 371 में गुजरात और महाराष्ट्र एवं गुजरात का वर्णन है। और 371 के में अरुणाचल प्रदेश का वर्णन है। आइए आज के 18 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है। सत्यमेव जयते, जनगण मन, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि सारनाथ स्थित वाराणसी से अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, जिसमें सत्यमेव जयते अर्थात सदा सत्य की विजय होती है वर्णित है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए 19 का निम्नलिखित में से इस लेख में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111। तो देखेंगे धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 109 में है। देखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आम बोलचाल में बजट कहा जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 112 में है। देखेंगे अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि कोई भी प्रस्ताव या विधेयक संसद राष्ट्रपति के पास जब पारित करके भेजती है तो राष्ट्रपति कितने दिनों में अनुमति देंगे
और नहीं देंगे इसका समय निर्धारित नहीं है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 111 में। आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। भारतीय ध्वज जिसे किसने रूपरेखित किया था? पद्मनाभन, पिंगली वेंकैया, बंकिम चंद्र चटर्जी, एनी बेसेंट। तो देखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग राज्य व्यवस्था के 20 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किया, जो आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल, आपके सचिवालय सहायक ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, बीपीएससी तमाम एग्जाम के लिए लाभकारी होंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण सवालों के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।